ओके, गुड इवनिंग। तो कंटिन्यू करें। चलो ग्रुप में जो क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी सयानी, तो आपके ये सारे डाउट्स हैं? सर 2 क्वेश्चन मेरे थे स्टार्टिंग में, लिंक से ओपन है सर 2 क्वेश्चन। क्या डाउट है? ये वाला समझ में आ रहा है कैसे मतलब कंप्लीट नहीं है सर। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये किस ईयर का है? सर ये 2013 का है सर। 2013 का आपने वीडियोस देखे हैं? हाँ सर, क्लास भी की थी लेकिन मेरा समझ में नहीं आ रहा, मैं कर रहा हूँ इसमें। क्या समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन ही बताओ। मेरा पहला निकाला सर इसका, तो क्या कहते हैं, लाइक्लीहुड लेके उसके बाद में देखा था सर। कौन से क्वेश्चन है तुम्हारा इसमें, कौन सा है? 12। तो 12 में लाइक्लीहुड है, क्या काम है? वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें क्या डाउट है आपको? सर, ये कंप्लीट वाला देखना है, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे। तो कंप्लीट का डेफिनेशन क्या है? सर एक्सपेक्टेशन ऑफ हाइट 0 होना चाहिए। 5t 0 होना चाहिए? यस सर। किसने कहा? आपको डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है कंप्लीटनेस का। देखो कहीं बुक में डेफिनेशन देखो या कहीं भी डेफिनेशन देखो, बताओ कंप्लीट डेफिनेशन नहीं पता तो कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन? सर एक तो सर नेमन फैक्टराइजेशन थ्योरम से भी होता है सर, उसमें सफिशिएंसी देख लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो अलग है। सफिशिएंट एस्टिमेटर कंप्लीट एस्टिमेटर निकालने का है। मैं पूछ रहा हूँ कोई रैंडम वेरिएबल कंप्लीट कब होता है? कंप्लीट एस्टिमेटर का डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन क्या है? कौन से रैंडम वेरिएबल कंप्लीट बोलेंगे? सर उसका एक तो जो भी कंप्लीट हो उसका पैरामीटर उसके होना चाहिए। नहीं नहीं, ये सब आप थ्योरम बता रहे हो, डेफिनेशन नहीं बता रहे। आप चेक करो डेफिनेशन बताओ। तो उस वीडियो में तुम्हें ध्यान से देखा नहीं, तो वीडियो जाकर देखो, वहाँ डेफिनेशन भी लिखा है, फिर तुम्हें ध्यान नहीं दिया। हमने एक एक डिटेल में सॉल्व किया, एक एक लाइन सॉल्व करके मैंने दिखाया है एंड तक उस क्वेश्चन में। उस वीडियो में 2013 वाला आप वीडियो देखो। 2013 के पता नहीं 2 वीडियो, मतलब एक डाउट वाले में होंगे या पहले क्लास में मैंने करके दिखाया होंगे, जहाँ पे ये क्वेश्चन आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 वहाँ में डिटेल में सॉल्व करके दिखाया कि एक्स कंप्लीट आई थिंक नहीं था और वाई कंप्लीट है। वो एक तो थ्योरम वो भी लगाते हैं हम, क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल उस टाइप में फॉर्म में रखते हैं इसमें। अरे नहीं भाई, तुम बीके रॉयत की वाली बुक उठाओ, कैसेला वर्गर की बुक उठाओ, कोई भी बुक उठाओ जहाँ लिखा हो, या मैंने जो क्लास में लिखाए हो कि कोई रैंडम वेरिएबल कंप्लीट कब होता है या कोई एस्टिमेटर टी कंप्लीट कब होता है। अब ये तो बुरी बात है, डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है अभी आप। कोई और बताइए जी, कोई रैंडम वेरिएबल एक्स कंप्लीट कब बोलेंगे हम? Expectation of h of t is equal to 0 implies as probability of h of t is equal to 0 is equal to 1. हाँ, probability of h of t is equal to 0 being 0 is is 1. equal to 1. तो ये डेफिनेशन है कि अगर मैं एक्सपेक्टेशन एस टी को 0 रख दूं तो इसको सॉल्व करने के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी बीइंग 0 इज 1। इसका मतलब ये है कि दैट इज
आपको दिखाना होगा h ऑफ t इज इक्वल टू 0 फॉर, यहाँ x के टर्म में है तो t के बजाय x लिखो। ये डेफिनेशन है देखो कि hx इज 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। अब देखो वहां पे मैंने सॉल्व करके दिखाए हैं, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं e ऑफ hx को 0 पुट कर रहे हैं, और वहां से हम प्रूव कर रहे हैं hx बराबर 0 होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सपोर्ट। यहाँ पे x का सपोर्ट क्या क्या है, इस क्वेश्चन नंबर 12 में x का सपोर्ट क्या है? 0 1 2। हाँ, तो 0 1 2 दिखाओ यहाँ पे कि h0 भी 0 होगा, h1 भी 0 होगा, h2 भी 0 होगा। अगर ये तुम अज्यूम करो, ये हम अज्यूम करके चलते हैं, एंड देन मुझे प्रूव करना है hx इज 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सपोर्ट ऑफ x। सेम y के लिए है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ hy इज 0 इम्प्लाइज hy इज 0 विथ प्रोबेबिलिटी इज 1। तो मतलब यहाँ से आ जाएगा hy इज 0 फॉर ऑल y बिलोंग्स सफिक्स ऑफ y, सपोर्ट ऑफ y। इसको अप्लाई करो, देखो मैंने सॉल्व किया है इस पे कि नहीं किया है। तुम ठीक से समझने की कोशिश ही नहीं करते। जो 2013 वाला वीडियो देखो, बैच 3 का, जो बैच 3 में हमने 2013 का जो वीडियो है उसमें 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पहले जो मैं लिख रहा हूँ देख देख के लिखो, और फिर समझने की कोशिश करो, जहां समझ नहीं आ रहा वहां पूछो। तो अभी तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम्हें डेफिनेशन ही पता नहीं है कि कंप्लीट होता क्या है। तो कोई रैंडम वेरिएबल है कंप्लीट कब होगा, या कोई एस्टिमेटर कंप्लीट कब होगा, तो उसका डेफिनेशन ये है कंप्लीटनेस का कि टी एस्टिमेटर है तो एक्स आई के टर्म में बता दिया था। अब पूरा तुमने बताया नहीं, तुमने तो ये कहा कि h ऑफ i t 0 होना चाहिए, ये डेफिनेशन थोड़ी है। बता नहीं पाया, और आगे वाला मुझे पता था कि h 0 होता है। हाँ, मैंने वो समझ आना चाहिए। वो कोई इंसान कॉन्फिडेंट फील कब करता है, जब उसको चीजें बहुत अच्छे से आती है। तो बहुत अच्छे से कब आएगी, जब उस चीज को आप 4 बार 5 बार रिवाइज करोगे, चाहे कॉन्सेप्ट हो या क्वेश्चन हो, तब जाके आप कॉन्फिडेंट फील करोगे ना। तो आप जो बता रहे थे आप कॉन्फिडेंट ही नहीं थे, कि आपको पता ही नहीं कंप्लीटनेस क्या है ठीक से, ये चीज है। तो वो उसके लिए कॉन्फिडेंट कब रहोगे, जब आप फ्रिक्वेंटली 4-5 बार या तो सिलेबस रिवाइज करो, जैसे फिर साथ में PYQ रिवाइज करो, क्वेश्चंस रिवाइज करो, उसके क्या क्वेश्चंस के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। या जैसे अब यही क्वेश्चन है, एटलीस्ट यहाँ पे ये समझ आया ना कि कंप्लीटनेस का एक्चुअल मीनिंग क्या है। पता था ही आपको, लेकिन उतनी क्लैरिटी नहीं थी क्या मतलब है। तो इसमें यह है कि हम कभी मुझे x को कंप्लीट दिखाना है तो हम अज्यूम करेंगे लेट एक्सपेक्टेशन ऑफ hx इज 0, देन प्रूव करेंगे कि hx 0 होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सपोर्ट ऑफ x। और यही चीज यहाँ लिख दिया, क्योंकि hx 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सपोर्ट ऑफ x, तो मतलब यहाँ सैंपल स्पेस आ जाएगा, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। कोई भी एक वैल्यू अगर छूट गई जहाँ पे नॉन जीरो आ गया, तो ये प्रोबेबिलिटी 1 से कम आ जाएगी, तो कंप्लीट नहीं होगा फिर। ये है, तो आप ये डेफिनेशन अप्लाई करो, खुद से करके देखो, और नहीं तो वो सॉल्यूशन देखो जो मैंने किया है, ट्राई करो, और फिर भी नहीं हो तो नेक्स्ट क्लास में फिर पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई करके आओ। यू फर्स्ट अप्लाई दिस डेफिनेशन ओवर x एंड y बोथ। तो x पे भी डेफिनेशन लगाइए, y पे भी डेफिनेशन लगाइए, फिर आप देखिए क्या आंसर आता है, क्या आपके hx या hy 0 आता है। फिर मैंने सॉल्व किया भी है उस वीडियो में, मतलब जो पहला लाइव क्लास जब लिया था 2013 वाला, तब सॉल्व भी किया है। फिर भी समझ नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में फिर पूछो, ठीक है कल। और सेकंड वाले में वो जब मैंने डिफरेंसेस निकाला तो वहाँ से मुझे सेंटर पॉइंट नहीं मिला, टेस्ट फेल मिल रहा है, लेकिन उसके और उसमें मैंने आंसर में देखा तो सेंटर पॉइंट था। उसके बाद टेस्ट फेल का मतलब क्या होता है? अब आपको कोई मतलब पता ही नहीं रहा वो। हाँ, तो टेस्ट फेल हो गया, तो अगर टेस्ट फेल हो जाता है तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कोई क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है या वो है, कैसे डिसाइड करते हैं? यार इसमें मतलब एक पॉइंट लेते हैं फिर उसके नेबरहुड में चेक करके। हाँ, चेक करके देखो, ये भी मैंने क्लास में कराए हैं, सॉल्व किया है कि नहीं, देखो उस वीडियो में जाके सॉल्व किया है कि नहीं। 16 नंबर क्वेश्चन देखो ठीक से। जब टेस्ट फेल होगा तो टेस्ट से नहीं होगा क्वेश्चन, अब तो कैसे होगा, डेफिनेशन से होगा। तो फिर से यहाँ आपको क्लियर होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का डेफिनेशन क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा का डेफिनेशन क्या है, सैडल पॉइंट का डेफिनेशन क्या है। तो ये डेफिनेशन क्लियर हो
तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का मतलब ये है कि उस पॉइंट पे वैल्यू लार्जेस्ट होगी कंपेयर टू ऑल द अदर पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। पॉइंट ऑफ मिनिमा का मतलब है कि उस पॉइंट पे वैल्यू स्मॉलेस्ट होगी इन कंपैरिजन टू ऑल अदर पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। और सैडल पॉइंट का मतलब है वो क्रिटिकल पॉइंट तो है बट उस पे हाईएस्ट वैल्यू नहीं है इन कंपैरिजन टू अदर नेबरहुड पॉइंट्स, या लोएस्ट वैल्यू भी नहीं है। मतलब एक ना एक ऐसा पॉइंट मुझे नेबरहुड में मिल जा रहा है जिसपे उस क्रिटिकल पॉइंट से वैल्यू ज्यादा है फंक्शन की, एक ऐसा पॉइंट भी मिल जा रहा है जहां पे उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कम है देन क्रिटिकल पॉइंट, तो वो सैडल पॉइंट होगा। तो डेफिनेशन लगाओ नेबरहुड का पॉइंट। देखो मैंने सॉल्व किया है वीडियो में 16 नंबर क्वेश्चन, और नहीं समझ आ तो फिर पूछो क्या डाउट है एक्चुअल में। टेस्ट फिल होने के बाद वो डेफिनेशन लगाओ। हाँ जी सयानी, अब ये बताइए आप इसमें क्या ये सब क्वेश्चन पहले मैंने सॉल्व नहीं कराए हैं? सर नहीं, आपने सर ये क्वेश्चन मतलब आपने छोड़ दिए थे कि वो हो जाएगा इसलिए, बट मैं जब कैलकुलेट कर रही हूँ तब आंसर नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जब जो टॉपिक पढ़ा रहे, जैसे फॉर एग्जांपल मीन स्क्वायर एरर वाला है, तो जब मैं मीन स्क्वायर एरर पढ़ा रहा होगा तब ये क्वेश्चन कराया होगा उस वीडियो में। लेकिन आप चूंकि लेट आए थे या फिर आपको याद नहीं होगा, ये सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं क्लास में। सर नहीं सर, आपने करा है, लेकिन सर मतलब उसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो मुझे समझ नहीं आ रहा। जो सेकंड पीडीएफ का पहला क्वेश्चन देखिए आप, जो दूसरा क्वेश्चन का पहला पीडीएफ है 29 जो आप क्वेश्चन है आपका। हाँ सर, आपने क्लास में करा है सर। हाँ, तो ये आपसे क्यों नहीं हुआ? सर इसका मेरा जो रिजल्ट आया है सर उसके साथ मैच नहीं कर रहा। मैंने बहुत बार ट्राई किया तो बहुत बार तो नहीं किया आपने, एक बार ही किया होगा, इतना तो मुझे पता है। तो ओके, सर उसका जो वो मतलब वही सर सेम वे से किया है, लेकिन वो आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, तो अभी तो चलो अब 1 बाय 1 पूछते रहना हर क्लास में, तो एक एक दो क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि और वो लोग क्वेश्चंस हैं तुम सॉल्व करते हैं, और नहीं तो फिर 9 to 11 में भी आज फिर डिस्कस कीजिए, ये है ना। तो अभी मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, बताइए, एक आपका सॉल्व करता हूँ फिर आगे बाकी का भी सॉल्व करेंगे, फिर ऐसे करके जो भी क्वेश्चन रह जाएगा आपका, तो अब 9 to 11 में भी अभी पूछ सकते हैं। आज हो सकता है कुछ टाइम डाउट कर लेंगे, फिर 2021 का डिस्कस करेंगे, तो आपके जो डाउट्स हैं पहले वो डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो अभी आप बताइए कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करूँ मैं? पहला वाला कर दूँ 40 नंबर? सर वो जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन 36 वही कर दीजिए, मल्टीवेरिएट। तो इसमें जैम वाले बच्चे भी हैं, तो मल्टीवेरिएट वाला मल्टीवेरिएट में होगा। 29 ही कर दीजिए, 29 तो जैम है। 29 तो मैंने सॉल्व किया नहीं था, ये देखो। हाँ सर किए। यही तो प्रॉब्लम है कि मैंने जैसे हिंट दे के छोड़ दिया, आप कर नहीं पा रहे, तो गलत बात है ना। सॉल्व तो होना चाहिए। तो इसमें क्या है, इसमें जैसे हम इंटीग्रेट करते हैं c टाइम x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x 0 से 3, ये 1 होना चाहिए। क्या आपका c का वैल्यू निकल के आया? बताइए कितना आया आपका c की वैल्यू? अब ट्राई किया ना, बहुत बार ट्राई किए, तो बहुत सी आया होगा। तो क्या क्या आया एक बार बताइए, एक बार में सी क्या मिला आपको? कुछ तो आया होगा ना सी की वैल्यू, क्योंकि पीडीएफ है ना तो सी तो निकालना पड़ेगा। तो पीडीएफ का इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा 2/3 आया था, देखिए फिर सॉल्व करते हैं। तो आप मैच कीजिए, अब चेक कीजिए, अगर 2/3 आया तो सही आंसर आएगा, और गलत आ रहा फिर आप सीखिए कि क्या गलती हो रही है, ताकि उस तरह की गलती दूसरे क्वेश्चन में ना हो या वो ना हो। यही सीखने की जरूरत है आपको। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे हम, इसको क्या करते हैं, सी है तो इसको ब्रेक कर दो 2 पार्ट में, तो इसको क्या कर 3 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 0 से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3,
तो c टाइम जब 0 से 1 में है तो x तो ऐसे ही रहेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी जब x 0 से 1 में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 dx x माइनस 1 dx x माइनस 2 dx इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये पीडीएफ है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो x बचा तो x का x स्क्वायर बाई 2, 0 से 1 c बाहर रखते हैं, x का x स्क्वायर बाई 2 माइनस x 1 से 2 c बाहर है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x 2 से 3 इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे c टाइम, तो ये हो गया 1/2 प्लस c टाइम अपर लिमिट रखेंगे 4/2 2 माइनस 2 2 माइनस अपर लिमिट है ना 4/2 2, एक मिनट हम क्या कर रहे हैं 4 माइनस 2 माइनस फिर 2 हो जाएगा ना तो 0 हो जाएगा। ये अपर लिमिट रखते हैं तो 4/2 2 माइनस 2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 1/2 माइनस 1, चेक कर लीजिए। फिर यहाँ पे c टाइम ऐसी अपर लिमिट रखेंगे तो 9/2 माइनस 6 और माइनस में 2 रखेंगे तो 4/2 2 माइनस 4 सो इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये है c/2, यहाँ ये तो 0 हो गया और 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 तो ये भी c/2 आ गया। प्लस में यहाँ 9/2 माइनस 6 9 माइनस 12 माइनस 3/2 तो ये c टाइम माइनस 3/2, यहाँ से 2 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 2 हो गया ये इज इक्वल टू 1। तो इसको सिंप्लीफाई करें माइनस 3 प्लस 1 तो माइनस 3 प्लस 4 हो जाएगा, ये 2 है तो 1/2 आ जाएगा ना, तो ये भी 1/2 आ गया, मतलब ये भी c/2 आ गया तो इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ से 3c/2 बराबर 1 तो c बराबर 2/3। तो यहाँ तक तो ओके है, ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आपको। अब हमसे पूछा गया है जो क्वेश्चन है कि c आ गया तो मेरे पास अब पीडीएफ आ गया, तो अब पीडीएफ मेरे पास हो गया, इसका जो चाहिए था 2/3 और ब्रैकेट में है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x जब x है 0 से 3 में। अब आपसे पूछ रहा है कि a एक सेट है, प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू a, तो a सेट है 1/, इसका मतलब x की वैल्यू 1/2 से 2 में है, यही है ना। a सेट हमारा इंटरवल है 1/2 से 2, तो 1/2 से 2, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे 1/2 से 2 में pdf ऑफ x dx। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से तो ये आ गया, इसको ब्रेक कीजिए 1/2 to 1 और 1 to 2, तो पीडीएफ क्या है आपका 2/3 टाइम x माइनस 0 dx, क्योंकि जब x 0.5 से 1 के बीच होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। एंड यही चीज रखेंगे 2/3 x माइनस ग्रेटेस्ट फंक्शन, तो यहाँ x 1 से 2 के बीच है तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी dx 2/3 तो x स्क्वायर बाई 2 और 1/2 to 1 तो 1/2 to 1 प्लस 2/3 x स्क्वायर बाई 2 माइनस x 1 to 2 है ना। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, अपर लिमिट है तो ये हो गया 1/2 माइनस 1/8, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है ना। फिर यहाँ 2/3 2 माइनस 2 माइनस फिर 1/2 माइनस 1, तो यहाँ से क्या आ गया, सो ये 2/3 इंटू ये 4/8 है, ये 1/8 है, 4 माइनस 1 3/8 प्लस 2/3 और ये हो गया 0
और ये 1/2 -1/2 प्लस 1/2, तो ये हो गया। तो कितना आ गया, तो यहाँ से 3 3 काट दीजिए, 2 2 ज़ा 4, 1/2 प्लस 1/, 2/4 होगा सर, तो 1/4 होगा। हाँ 2 2 ज़ा 4 ना, तो यहाँ से 1/4 प्लस 1/3, तो कितना आ गया ये 7/12। तो बताइए इसमें आपको कहाँ डाउट था, क्या डाउट था इसमें? सर इसमें मैंने वो एक मैंने वो x की प्लेस में मैंने माइनस हाफ ले ली थी, मतलब वो 0 नहीं ली। अच्छा ठीक है, ये मेरा गलत हुआ मतलब। हाँ तो इसको आप सीखिए, है ना, ये सब गलती है, क्योंकि ग्रेटेस्ट रीजनल फंक्शन का मतलब तो पता ही है। ठीक है, तो कुछ खास था ना, आप जैसे आप कहते बहुत बार प्रैक्टिस के, 1 2 बार ढंग से करेंगे आप पता चल जाएगा गलती कहाँ है। पहली बार में किए देखिए गलती कहाँ हो रहा है, दूसरी बार ट्राई कर सकते हैं, ऐसा कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करते हैं 9 to 11 में, देखते हैं हम अभी। देखिए आप लिख लिख अच्छे से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा सबका आंसर। हाँ जी श्रिया, तो ये क्या बोल रहा है कि द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम ऑफ, ये 78 नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए ये fx है आपका, fx है 0 to x² t² माइनस 5t प्लस 4 अपॉन 2 प्लस e की पावर t dt। इसे बताना है पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम। तो एक्सट्रीमम का क्या मतलब होता है? सर f dash x is equals to 0, तो सर उसके मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स हम निकाल। हाँ, एक्सट्रीमम का मतलब या तो मैक्सिमा या मिनिमा, इसमें सैडल पॉइंट नहीं आएगा या क्रिटिकल वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं आएगा इसमें, है ना। f dash x 0 पुट करते हैं तो उसमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा या सैडल पॉइंट तीनों हैं, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट कुछ भी हो सकता है। यहाँ बोल रहा है पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम, तो एक्सट्रीमम का मतलब है वो क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा मिल रहा हो, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वाले पॉइंट्स। तो यहाँ से आप f dash x निकाल लीजिए, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ x² रखिए, तो x की पावर 4 माइनस 5x² प्लस 4 अपॉन 2 प्लस e की पावर x² इंटू, जहाँ जहाँ t था आपने x² रखा, अब x² का डेरिवेटिव 2x माइन हो गया, तो ये आपका फंक्शन आ गया f dash x, यही था आपका f dash x। अब ये f dash x आ गया, सो अब आप चलो इसको 0 पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो f dash x को आप 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा हमें? सर ये सारे पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन आपको चेक करना होगा ना कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमा है, कौन सा मिनिमा है, कौन सा सैडल पॉइंट है। सैडल पॉइंट को हटा देना, एक्सक्लूड करना। इसने पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम पूछा है, इसने आपसे क्रिटिकल पॉइंट नहीं पूछा है। तो क्रिटिकल पॉइंट में 3 तरह के पॉइंट हो सकते हैं ना, मैक्सिमा, मिनिमा, सैडल पॉइंट। यहाँ एक्सट्रीमम पूछा है, एक्सट्रीमम का मतलब आइदर मैक्सिमा और मिनिमा, नॉट सैडल पॉइंट। तो सैडल पॉइंट हटाओ इसमें से आप। सो 2x x की पावर 4 माइनस 5x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो, तो यहाँ से 2x, इसको फैक्टराइज करोगे क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये उधर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ फैक्टराइज करोगे x² माइनस 4 और x² माइनस 1, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आई 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1। अब ये सारे पॉइंट है, अब आप चेक करो किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, किस पे मिनिमम है। तो कैसे चेक करोगे आप? अब आपको मैक्सिमम मिनिमम चेक करना आता होगा ना? तो सर rt माइनस s²। नहीं, वो तो 2 वेरिएबल में होता है। तो ये आपके पास 1 वेरिएबल का फंक्शन है, मतलब सैडल पॉइंट जो वर्ड यूज कर रहा हूँ 2 वेरिएबल में होता है, उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 1 वेरिएबल में बोलते हैं। तो ये आपके पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर सकते हैं। तो ये जो आपका ये जो f dash x है, इसको मैं ठीक से लिख दूं तो ये कुछ ऐसा ही तो है। आपका जो f dash x है ये 2x टाइम यही वाला तो है x² माइनस 4 x² माइनस 1 और अपॉन में आपके पास है
2 प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर। तो ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा डिनोमिनेटर, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है हमेशा। इसको और थोड़ा ठीक से लिखेंगे तो 2x x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 2 x प्लस 2, ये तो बन जाएगा 2 प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा और ठीक से लिख देता हूँ। ठीक से लिख रहा हूँ मैं या छोड़ो, आप बताओ। देखो तो आप क्या करेंगे, हम एक लिखते हैं, मैं लगा रहा हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। आपने पढ़ा होगा, क्लास 12th में भी है, 11 12th में भी है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, है ना। जिन लोगों को नहीं याद है आप में से, क्लास में हो या यूट्यूब पे देख रहे हो, तो आप क्लास 12th का एनसीईआरटी बुक खोलिए, वहाँ एक टॉपिक चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उस चैप्टर 6 में जाके एक टॉपिक है मैक्सिमा और मिनिमा। जो मैक्सिमा मिनिमा क्लास 12th में है वो जैम में भी है, गेट में भी है, वो सब चीज़ें वहाँ भी आती हैं। तो आपका बेसिक्स अगर ठीक नहीं है तो एडवांस लेवल पे आप अच्छा नहीं कर पाओगे, मतलब कहीं ना कहीं गलतियां करते रहोगे हर बार। ये सो यहां से हम क्या कर रहे हैं, साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स। सो है ना, इसका सिंपल वजह ये है कि जिस बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर सबसे कमजोर है तो बिल्डिंग टिक ही नहीं सकती, थोड़ी सी हवा आएगी वो गिर जाएगी। तो वही आपका हाल होगा रिजल्ट का, ये है। सो बेसिक्स आपको स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। 0 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब मैं अगर x की वैल्यू 2 से ज्यादा लूंगा ना तो ये f डैश x पॉजिटिव आंसर देगी, है ना। आपने पढ़ा होगा वेवी कर्व मेथड या जो भी मेथड आपको आता है। तो इसमें x की वैल्यू 2 से ज्यादा रख के देखो, ये पॉजिटिव आंसर देगा। x की वैल्यू 1 2 के बीच लो, नेगेटिव आंसर आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। अच्छा, तो यहाँ सैडल पॉइंट तो आया नहीं ना, हाँ सैडल पॉइंट तो आया ही नहीं। तो यहाँ पे मतलब क्या मतलब इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया नहीं। इन्फ्लेक्शन पॉइंट पता है कौन सा होता, जिसके दोनों साइड सेम साइन हो जाते, बट ऐसा तो यहाँ आएगा नहीं क्योंकि सबके पावर ऑड ही हैं। तो ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, अब देखिए ये जो -2 है, ये जो 0 है और ये 2 है, इसमें क्या हो रहा है, f डैश x की साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रही है। सो दे आर पॉइंट ऑफ लोकल, क्या बोलेंगे, लोकल क्या, नहीं ये -2 0 और 2 क्या, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा, सर मिनिमम। हाँ। तो यहाँ से x इज इक्वल टू -2 0 और 2, ये लोकल मिनिमा के पॉइंट्स हैं, दे आर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, and x is equal to -1 and 1 point of local maxima। तो इस क्वेश्चन में आपके क्या डाउट थे? सर ये सारे ऑप्शंस ट्रू वही आ रहे हैं, पर मतलब उसमें ओनली 0 ऑप्शन दे रखा है ट्रू। अच्छा, तो जिसने बनाए होंगे ना उसने सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट 0 निकाले होंगे, इसीलिए तो, क्योंकि बाकी पॉइंट पे 0 तो हो ही जाएंगे ना ये। हाँ, तो जिसने बनाए होंगे ना उसने सिर्फ 0 ही, वो इसने इसको सॉल्व किया ही नहीं होगा, उसको लगा होगा यहाँ से, है ना। कई बार जो लोग सॉल्व करते हैं ना तो उनको यहीं से लगता है सिर्फ 0 आंसर आएगा, 0 लगा देते हैं। बड़े सारे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, मतलब एक्सट्रीमा है। अभी किसका और दो डाउट देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, लोकल मैक्स मिनिमम वैल्यू पॉइंट ये है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बताइए। सर इसमें ये स्टेशनरी पॉइंट तो होगा ना, अगर लोकल मिनिमा मतलब दे रखा है तो सर मैंने मतलब fx और fy जो पार्शियल डेरिवेटिव है ना उनको 0 करके दो इक्वेशन बना ली, तो वो ए भी उसको सेटिस्फाई करेंगे सही, बट सर फिर वो कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक आई, ए और बी की वैल्यू आसानी से नहीं निकल रही। अच्छा, अभी एक्सप्रेशन तो ए क्यू प्लस बी क्यू देखिए उसमें से निकल पाएगा, मैं कोशिश तो की थी बट नहीं हो पाया। अच्छा, इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन सर इसमें दे नहीं रखी। हाँ, ये जो फंक्शन है आपका अटेंड्स इस लोकल मिनिमम वैल्यू एट द पॉइंट ए बी, लोकल मिनिमा है ए बी पे, तो पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस, तो वही पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालना पड़ेगा।
सो इसमें एक्स वाई 0 0 पे तो मैक्स इन्फिनिटी आएगी वैल्यू, तो 0 0 तो होगा नहीं, और कोई और पॉइंट आएगा तो डेरिवेटिव 0 करके देखना पड़ेगा। बट एक्सप्लिसिटली निकल नहीं रहा था इसमें, पहले भी ये क्वेश्चन आया था, इसमें शायद कुछ प्रॉब्लम था इसमें, मैं भी सॉल्व करके देखना पड़ेगा उसके लिए। इसमें क्या था, तो यहाँ से बस ये मिल रहा है कि 1/x² 2x + y है, और यहाँ से 1/y² 2y + x है। तो ऐसा तो कुछ मिल नहीं रहा, है ना, ज़्यादा करोगे तो इसमें x + y है, इसमें y + x + y है, तो इसकी वैल्यूज निकालोगे तो यहाँ से एक ये समझ आ जाएगा कि 1/x² - x इक्वल है 1/y² - y से। बट इससे क्या मिलेगा, तो है ना, तो यहाँ अगर आप कैलकुलेशन करोगे भी तो 1 - x³ और वहाँ से आ जाएगा जैसे 1 - x³ अपॉन x² और 1 - y³ अपॉन y²। तो यहाँ से कोई फ़ायदा है क्योंकि एक्सप्लिसिटली वैल्यू तो निकल नहीं रही है। या यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं हम कि 1/x² - 1/y², तो यहाँ से आ जाएगा x - y, सो y² - x² अपॉन x² y² इज x - y, तो माइनस में x + y अपॉन x² y² 1 हो जाएगा, मतलब हमने कैंसिल कर दिया y - x x - y को, तो यहाँ x = y एक रूट है, x = y और दिस, तो इससे क्या मिल रहा है, इससे यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ से आएगा x² y² प्लस x + y 0, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, या तो x = y है या फिर ऐसा है। अगर x y इक्वल है तो क्या होगा, तो x y इक्वल कर देंगे तो कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। तो यहाँ अगर x y इक्वल करेंगे आप तो 1/x² इज इक्वल टू 2y + y, तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास 3y आ गया ना, आ तो गया देखिए। सो अगर या तो x = y या ऐसा है तो x = y आप इस इक्वेशन में रख दीजिए या फिर इस इक्वेशन में रखिए, तो यहाँ से मिलेगा आपका 3x, तो यहाँ से x³ बराबर कितना आ गया 1/3, और x = y है तो y³ भी कितना आ गया 1/3, तो x³ + y³ कितना हो गया आपका 2/3, यही तो पूछा है आपसे, देखिए सर x = y कैसे आया? जी। तो यहाँ से हमने क्या किया, अभी आप समझिए कि ये जो है हमें दोनों से x + y की वैल्यू निकाली, तो यहाँ से x + y निकालेंगे कितनी आएगी 1/x² - x, यही आएगी ना, समझ आ रहा आपको। देखिए आपका पहला इक्वेशन क्या है, ये है ना 2x + y = 1/x²,
और 2y प्लस एक्स, इसको ब्रेक किया मैंने, तो आप इसको इसको इक्वेट कीजिए, इसको और इसको और इसको। ध्यान से देखो, पहले इक्वेशन को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 1/x² माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। आप चेक कीजिए ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। और इस दूसरे इक्वेशन को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये ठीक है। यस सर। तो अब जब ये राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो 1/x² माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/y² माइनस वाई। अब आप, मैंने x को उधर शिफ्ट कर दिया, 1/y² को उधर बुला लिया। इसके बाद का स्टेप वहां लिखा हुआ है, देखिए आप, ये इधर आया वो उधर चला गया, तो x उधर गया तो क्या हुआ, यस सर। मैं फिर से सॉल्व कर देता हूं। देखिए तो यहां से क्या होगा, आप 1/y² को लेफ्ट में बुलाइए, x को उधर ले जाइए, तो आपका होगा 1/x² माइनस 1/y² इज इक्वल टू x माइनस वाई। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, y² माइनस x², ये हो जाएगा y माइनस x y प्लस x, ठीक है ना। तो y माइनस x y प्लस x और अपॉन में x² y² इज इक्वल टू x माइनस वाई। अब देखिए x माइनस वाई कॉमन निकाल सकते हैं आप, है ना। अगर इसको मैं लेफ्ट में बुला लूं, इक्वल टू 0 कर सकते हैं ऐसा। अब आप x माइनस वाई कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस वाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस ऑफ y प्लस एक्स अपॉन x² y² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस ऑफ x माइनस वाई कॉमन, या y माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, सही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हाँ x माइनस वाई कॉमन ले लिया मैंने, तो ये, तो यहाँ से आइदर दिस इज और दिस इज 0। तो जब ये 0 है तो क्या होगा, तो ये भी एक क्रिटिकल पॉइंट जनरेट करेगा। तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू वाई, और यहाँ से जब आ गया x इज इक्वल टू वाई और दिस, तो x इज इक्वल टू वाई लेके चला मैं, तो x इज इक्वल टू वाई आप इस इक्वेशन में रख दीजिए, x इज इक्वल टू वाई, तो ये बन जाता है कि 1/x² बराबर 3x, और यहाँ से x³ आ गया 1/3, और x इज इक्वल टू वाई है तो y³ भी 1/3 है, तो x³ प्लस y³ 2/3 है। ये भी क्रिटिकल पॉइंट था, तो मतलब यहाँ a इज इक्वल टू b हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट, उस तरह से ये है। तो यहाँ से जो भी पॉइंट आएगा लेकिन ऐसा होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्या है, x1 x2 xn MLE ऑफ दिस। एक्चुअली ट्राई किए हो या ऐसे ही पूछ लेते हो, किसका डाउट है ये, यूनिफॉर्म 2 थीटा 5 थीटा माइनस प्लस 1, तो इसमें क्या डाउट है, इसमें मतलब ऐसा क्या अलग है इस क्वेश्चन में जो पहले क्वेश्चन नहीं आया ऐसा। हाँ जी, किनका डाउट है ये, बोला ना 2 थीटा को 5 थीटा माइनस 1 प्लस 1। इसका MLE से हमारा xn से xn माइनस 1/थीटा से लेके हमारा x1/2 तक होगा ना। अभी रुकिए देखते हैं, मतलब ये कहना कि इस तरह के हमने बहुत सारे क्वेश्चन PYQ में भी आए हैं, किया भी है, तो आपके अगर ब्रेन में वो फॉर्मेट फिट है कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो सॉल्व हो जाना चाहिए। तो दिस, ये हमारे पास PDF है, जब x की वैल्यू 2 थीटा से 5 थीटा प्लस 1 में है, मान लीजिए इक्वल है, तो यहाँ से लाइक्लीहुड फंक्शन जब लिखेंगे, क्योंकि मैं भी जब सॉल्व करूँ कुछ अलग सॉल्व थोड़ी करूंगा, वही करूंगा जो आप लोग कर रहे हैं। तो दिस इस पूरे की पावर n हो जाएगी, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आप थोड़ा रफ वर्क करना पड़ेगा। तो रफ वर्क में ये है कि 2 थीटा लेस देन इक्वल टू ईच xi, तो 2 थीटा लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सो थीटा लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन 2। यहाँ से आप देखेंगे तो ये है आपके पास 5 theta plus 1 more than equal to xi, so 5 theta plus 1 more than nth order statistics,
सो थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 1/5। तो यहाँ थीटा बिलोंग्स टू आ गया, सो यहाँ है थीटा लेस देन इक्वल टू दिस मोर देन दिस, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 1/5 से लेके फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन 2। देखिए आप जो कह रहे थे यही है या कुछ और है? यस सर, यही बोल रही है। तो सर जो ऑप्शंस दिए हुए तो हमारा MLE हमारा x1/2 ही होगा ना, मतलब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बाई 2। जी, लेकिन कैसे? नहीं 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 नहीं, हाउ डू यू नो? एक मिनट, उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा, ये तो कांस्टेंट तो है नहीं। अगर ये कांस्टेंट होता तो तो पूरा जो डोमेन है वो MLE होता। तो ये फंक्शन क्या है यहाँ पे? आप अगर L डैश थीटा निकालेंगे तो क्या होगा? ये नेगेटिव आएगा, मतलब ये फंक्शन डिक्रीजिंग है ना। चेक कीजिए। सर वो लीनियर कॉम्बिनेशन बना के देखना पड़ेगा। अरे लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ नहीं बनेगा भाई। लीनियर कॉम्बिनेशन कब बनता है? सर वो ऑप्शंस जो दिए हुए हैं वो देखना पड़ेगा ना कि वो इंटरवल में। ऐसे कभी भी लीनियर कॉम्बिनेशन बना दोगे क्या? उसके पीछे कुछ लॉजिक है ना। MLE क्या होता है? क्या MLE का डेफिनेशन है? सर वो पॉइंट जिस पे लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू। तो बताओ ये फंक्शन किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा? अच्छा हाँ सर, डिक्रीजिंग है तो इधर लेफ्ट वाले है ना। वो लीनियर कॉम्बिनेशन तब करते हैं जब यहाँ कांस्टेंट हो। अगर लॉजिक क्लियर नहीं हो तो वहाँ गलती करोगे एग्जाम में। ये कांस्टेंट थोड़ी है। अगर ये कांस्टेंट होता तो हम बोलते पूरा इंटरवल MLE है। फिर लीनियर कॉम्बिनेशन कोई भी लेंगे, लैम्डा टाइम दिस प्लस 1 माइनस लैम्डा दिस, लैम्डा कुछ भी रख लो 0 से 1 के बीच में। तो यहाँ ऐसा थोड़ी केस है। ये फंक्शन है और ये डोमेन है, तो ये फंक्शन थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो चेक करना पड़ेगा ये फंक्शन किस पॉइंट पे मैक्सिमा है। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव निकालोगे, चूंकि देखो दिख रहा है मुझे थीटा डिनोमिनेटर में है, तो जितना थीटा की वैल्यू बढ़ेगी फंक्शन उतनी घटेगी, या थीटा जितना घटाओगे फंक्शन की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो मतलब थीटा और फंक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लाइक्लीहुड फंक्शन। तो मतलब लाइक्लीहुड फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग है तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। और डिक्रीजिंग फंक्शन किसी इंटरवल के किस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा? इस डोमेन के किस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा? लेफ्ट वाले। तो लेफ्ट में ना, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो कोई फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो उसका लोअर एंड जो होगा उस पे वो हाईएस्ट वैल्यू लेगी। तो यहाँ ये वाला MLE है, तो MLE ऑफ थीटा इज nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 1। ये MLE नहीं है, ठीक है ना। ये MLE तब होता है ये फंक्शन इंक्रीजिंग होता, तब ये MLE होता। और ये कांस्टेंट अगर हो जाता है, ये इफ दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन, उस केस में पूरा इंटरवल MLE होता, इस बीच के हर पॉइंट MLE होता। तो यहाँ पे यूनिक MLE एग्जिस्ट कर रहा और ये है, एक ही MLE है, दूसरा कोई MLE एग्जिस्ट नहीं करेगा। दिस इज अ यूनिक MLE। ओके सर। सर इनके ऑप्शन में कहीं नहीं होता। हाँ तो गलत है ना, जिसने अरे इसने किसी ने अपने हिसाब से क्वेश्चन मॉडिफाई किए हैं। तो ये क्वेश्चन जो अब क्या है ना, कुछ वैसे हम जैसे लोग कुछ बना रहे हैं, तुम में से कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा, तो इस तरह से है। तो ये थोड़ी मतलब उसने जो ऑप्शन बना लिया वही ऑप्शन आना चाहिए, है ना। जैसे कोई सीखने के लिए अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि थीटा इधर उधर करके देख रहा है, तो वो है। सो ये है कि हमारे पास PDF है 2/θ² x माइनस थीटा, और x की वैल्यू है 0 से 2 थीटा में, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा विथ कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट 1 माइनस अल्फा। तो देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे डेफिनेशन से जाना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो है नहीं। स्टैंडर्ड क्या है हमारे पास, जो सिलेबस में लिखा है नाम, एक्सपोनेंशियल, नॉर्मल, यही दोनों है। तो उससे आप देख के फॉर्मूला लगा सकते हो। यहाँ फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, तो आपको क्या करना है, जैसे पहला ऑप्शन अगर मैं चेक करूँ मान लो, ठीक है ना, तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि थीटा मोर देन, डेफिनेशन लगाना है, डेफिनेशन। सो थीटा मोर देन एक्स लेस देन x अपॉन 1 प्लस
रूट अल्फा। अब आप ये चेक कीजिए क्या ये प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा आ रही है। अगर 1 माइनस अल्फा आ जाएगी तो ये करेक्ट हो जाएगा, अगर ये 1 माइनस अल्फा नहीं आएगा तो इनकरेक्ट होगा। तो इस तरह से करना पड़ेगा डेफिनेशन लगा के। सेम चीज हर क्वेश्चन में करना है, समझ आ रहा है? तो ये करके दिखाऊं, एक पार्ट में करके दिखा देता हूं, बाकी कर देना। सो प्रोबेबिलिटी x से डिवाइड कर दो, थीटा अपॉन x मोर देन 1 अपॉन रूट 1 प्लस रूट अल्फा। अब ये मुझे चेक करना है कि 1 माइनस अल्फा आएगा क्या। अगर ये 1 माइनस अल्फा आ गया तो मतलब दिस इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल विथ कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी, इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस रूट अल्फा और यहाँ आ जाएगा 1। रेसिप्रोकल किया मैंने, ध्यान से देखो, रेसिप्रोकल में इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो ये रेसिप्रोकल होगा, ये रेसिप्रोकल हुआ, ये रेसिप्रोकल हुआ, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, तो ये ऐसी इनइक्वालिटी उसको ठीक करके लिख दिया मैंने। और कोई दिक्कत नहीं है, आप x का देख लो तो थीटा टाइम्स 1 प्लस रूट अल्फा लेस देन थीटा। अब आपको पीडीएफ तो दे ही रखा है, तो आप इसको थीटा टाइम 1 प्लस रूट अल्फा से लेके थीटा तक इंटीग्रेट करो। किसको इंटीग्रेट करो, जो पीडीएफ दे रखा है आपको। तो हो जाएगा फिर, है ना, हाँ। तो हर ऑप्शन में यही काम कर दें, क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है, तो स्टैंडर्ड नहीं है तो आपको ये निकालना पड़ेगा। तो इसको आपको डिफरेंशिएशन मतलब इंटीग्रेट करके अब चेक करना है कि क्या ये 1 माइनस अल्फा आ रही है, और अगर ये 1 माइनस अल्फा आएगी तो मतलब ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है, मतलब 1 माइनस अल्फा परसेंट 100 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल है, उस तरीके से। हाँ जी शुभम, ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है, क्या ये वीडियो देखा आपने, ये वाला 34th क्वेश्चन किस ईयर का है ये? 2017। हाँ 17 का। देखिए हमने इसको कई बार सॉल्व किया, वहाँ 3 तरीके से सॉल्व किया हुआ है वहाँ पे। आप 2017 जो बैच 3 के वीडियोस हैं उसमें 2017 वाले वीडियोस देखिए, उसमें हमने या क्योंकि 2-3 क्लास में ना डाउट क्लास में किए होंगे, वहाँ देखिए सॉल्व किया है। फिर भी समझ नहीं आया तो फिर आप पूछिए मुझसे क्या डाउट है ये, लेकिन आप ट्राई करके वहाँ से आइए। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोडक्ट k बराबर 3 to n एंड 1 माइनस tan 4 पाई बाई 2 की पावर k। तो कोई बात नहीं, मान लो ये l है, क्या है इसमें, सपोज दिस इज l, लिमिट इज l। तो इसको फाइंड करना है लिमिट आपको, इसको ब्रेक कर लो, इसको मतलब क्या है, लॉग ले लो। तो ये जो प्रोडक्ट है ये समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा ना, समेशन। अच्छा पावर वर्ड तो कुछ है नहीं शायद, है ना, पावर वर्ड तो है नहीं, ओके। तो k फ्रॉम 3 to n ये हो जाएगा log 1 माइनस tan 4 पाई अपॉन 2k। अच्छा तो यहाँ से अब क्या कर सकते हैं, तो इसमें आपको देखना है कर क्या सकते हैं हम लोग। तो पाई बाई 2k है, तो tan अगर उसको ओपन करते हैं हम, जैसे पहला k को 3 रखेंगे, 2 का क्यूब पाई बाई 8 पाई बाई 16। ये कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को जनरलाइज किया गया, ये जेडब्ल्यू में सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस टैन थीटा का कोई फॉर्मूला है, 1 माइनस टैन स्क्वायर का है, हाँ 1 प्लस टैन स्क्वायर का फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा ना। तो कोई बात नहीं, देखिए तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, अभी ये लॉग लगा लो या नहीं लगाओ, बाद में लगाओ, तो अभी मैं तत्काल इसको स्किप करता हूँ। देखो सो यहाँ से ये है पावर 4,
चलो पावर 4 छोड़ दो, इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना कि 1 माइनस tan स्क्वायर का स्क्वायर, ये तो लिख सकते हैं tan स्क्वायर और इस पूरे का फिर स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लो, क्या हो जाएगा? तो उससे कुछ ट्राई करके देखो कुछ बन जाए। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी प्रोडक्ट k फ्रॉम 3 to n, इसको ब्रेक करोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर पाई बाई 2k, एक ये बनेगा और दूसरा फैक्टर बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 2k, यही तो बनेगा। हमने क्या किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर ली हमने, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कीजिए। अब यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो ठीक है, आपको पता है क्या, मैं थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज करेगा यहाँ पे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोई बताओ जी इसका फॉर्मूला क्या होता है? वन माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा जी, तो ये cos 2 थीटा, ठीक है, ये sin 2 थीटा लगाएंगे तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। tan 2 थीटा जो होता है tan 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो ये cos 2 थीटा है, तो मैं क्या करता हूँ, लेट्स डिवाइड इट बाय 1 प्लस tan स्क्वायर पाई बाई 2k, तो इसको बैलेंस करने के लिए स्क्वायर, देखो मैं बहुत सारे स्टेप कम लिख रहा हूँ क्योंकि मैं उसी में, जिनको समझ आ रहा हो तुम खुद अपना लिखो मेरे साथ साथ, तुम लिख के चलो मैंने क्या किया। पहले ये था 1 माइनस tan 4, तो उसको ब्रेक किया 1 स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाया, a प्लस b बना, फिर ये फॉर्मूला लगाने के लिए मैंने डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अब क्या बन जाएगा, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी प्रोडक्ट k फ्रॉम 3 to n, तो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या बताया था, सेकेंड स्क्वायर, तो ये तो हो गया सेकेंड स्क्वायर पाई बाई 2k और इसका फिर स्क्वायर है मतलब पावर 4 हो जाएगा ये ना, सेकेंड 4 पाई बाई 2k, ओके। और यहाँ पे ये है कि इसको मैं cos में ले आया, जैसे ये हो गया cos 2 टाइम पाई बाई 2k, ओके, ठीक है। और cos को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन है यहाँ पे, आपको कुछ ना कुछ वो चाहिए, सो देख लो एक बार कैलकुलेशन, सो cos 2 थीटा हो गया, cos 2 थीटा, एंड ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर, एक्चुअली खुद ये हो गया सेकेंड और उसका स्क्वायर भी हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं इसमें, तो एक सेकेंड को और हटाना है तो वैसा कर सकते हो आप कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला, इसका रेंज क्या होता है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, सेक इंटू कॉस हो जाएगा, तो क्योंकि एंगल सेम करना पड़ेगा 1 रखने के लिए, तो सेक 2 थीटा यूज कर सकते हैं सेक 2 थीटा के लिए, अच्छा ये कहीं ना कहीं कैंसिल भी हो सकता है ना, तो ये कुछ अभी ऐसा हो गया ना, दिस इज समथिंग लाइक cos पाई अपॉन 2 की पावर k माइनस 1 एंड डिनोमिनेटर में है cos की पावर 4 पाई अपॉन 2 की पावर k। अब देखो आगे क्या कर सकते हो, ये चीज है,
तो हम लोग कॉस में रिड्यूस तो कर लिए, अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा। हमें प्रोडक्ट किसका लेना है, तो प्रोडक्ट अगर लिखूंगा मैं तो ये कैंसिल होता चला जाएगा। हाँ, तो बचेगा क्या, देखो इसमें क्या है ना, टेलीस्कोपिक, यहाँ पावर अगर कम होता ना तो आसान था ये, तो उससे इजिली ये टेलीस्कोपिक टाइप का बन जाता, ये कैंसिल हो सकता था। प्रोडक्ट है ना, तो पुट करेंगे तो पिछला टर्म अगले टर्म से कैंसिल हो जाएगा। हाँ, अब बाकी टर्म क्या हो जाएंगे, अच्छा एक मिनट, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कॉस क्या होता है, कॉस अगर के को मैं इन्फिनिटी रखूंगा तो क्या होगा, कॉस पाई बाई इन्फिनिटी, कॉस 0 1 होता है ना। ओके, तो कॉस 0 1 है, इसको ओपन करो क्या बनेगा, तो इसको अगर आप ओपन करोगे सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, इसको ओपन कर लो तो k को 3 रखोगे तो ये बनेगा cos पाई बाई जैसे 2 का स्क्वायर, मतलब पाई बाई 2 स्क्वायर, फिर अगला पुट करोगे cos पाई बाई 2 क्यूब, एंड चलता रहेगा cos में पाई बाई 2 की पावर 4 एंड सो ऑन, cos आ जाएगा। ये कोई ना कोई अभी मैनिपुलेशन है, ठीक है ना। देखो cos पाई बाई 2 की पावर n है, थोड़ा और कैलकुलेशन मुझे लग रहा करना पड़ेगा, अपॉन में ये cos 4 है, अगर इसको आप ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, देखो जैसे पहला है cos की पावर 4 पाई बाई के 2 से ना, तो यहाँ पाई बाई 3 से स्टार्ट हो रहा है, फिर cos पाई बाई 2 की पावर 4, ये पावर 4 है लेकिन इसका, फिर cos की पावर 4 पाई बाई 2 की पावर 5, cos n, यहाँ n तक रखा ना, तो यहाँ हम रखेंगे हमने n रखा दिया n-1 तक जाता, क्योंकि हमें k को n तक ही पुट करना है, तो ये n-1 तक जाएगा। तो यहाँ एक टर्म रहेगा पाई 2 की पावर n-1 तो रहेगा ही, और लास्ट टर्म आएगा cos n पाई अपॉन 2 की पावर n एज वेल। एक टर्म ज्यादा होगा इसमें, क्योंकि ये 3 से स्टार्ट होके n तक जाएगी और ये 2 से स्टार्ट होके n-1 तक जाएगी, ऐसा सेम ही है ऐसे तो। ठीक है ना, तो यहाँ मतलब है तो टर्म ओके, तो ये जैसे है तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि न्यूमरेटर वाले सारे टर्म कट जाएंगे। देखो कटेंगे कि नहीं, ये पावर 4 था यहाँ पे, एक मिनट यहाँ थोड़ा सा पावर 4 है ये, तो आप ध्यान से देखो न्यूमरेटर में क्या क्या बचेगा, अब सी केयरफुली, न्यूमरेटर में क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म रहेगा, बस ये पहला टर्म रहेगा, क्योंकि बाकी तो क्या है ना, यहाँ एक है तो ये काट के क्यूब बचेगा यहाँ पे, ये ऐसे ही कैंसिल होता चला जाएगा। जैसे इसमें है ना, एक टर्म ये कैंसिल करेगा इसको, तो ये पावर 4 है तो पावर 3 रहेगी, ये टर्म इसको कैंसिल करेगा, पावर 4 है पावर 3 रहेगी, तो ये बचेगी लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ बस बचा पाई अपॉन 4, और जो डिनोमिनेटर है ना, यहाँ भी क्या होगा, ये वाली चीज इसको कैंसिल करेगी पावर, तो ये बस पावर 3 रहेगी, इसका 4 कट के 3 आ जाएगा, लास्ट रहेगा टर्म। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बचा कि cos की पावर 3 पाई बाई 2 की पावर 3, cos की पावर 3 पाई बाई 2 की पावर 4, फिर ऐसे ही cos क्यूब, ये भी कैंसिल होता जाएगा, cos क्यूब पाई बाई 2 की पावर 5, और यहाँ है cos क्यूब पाई अपॉन 2 की पावर n-1, और एक लास्ट टर्म है cos 4 ही रहेगा, क्योंकि ये कैंसिल हुआ नहीं है, पाई अपॉन 2 की पावर n। अच्छा ये बताओ sin 90 1 होता है, cos 90 0 है ना, ओके।
तो मैं काम करूं, अगर यहाँ पे साइन के टर्म से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा? ओ फाइन। देखो ये 2 cos क्या है यहाँ पे तुम्हारे पास, पाई बाई 2 की पावर 3 है, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं साइन क्यूब पाई बाई 2 की पावर 3, और यहां पे रखता हूं साइन क्यूब पाई बाई 2 की पावर 3। सी केयरफुली मैं क्या बोल रहा हूं, ये मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2 sin A cos B, सॉरी 2 sin थीटा cos थीटा। इट्स बेटर स्टार्ट फ्रॉम हेयर, है ना, तो एक एक कम होता जाएगा। इट्स बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर, और वो 0 हो जाएगा। देखो तो यहां से अब यहां पे क्या मिला, देखो ध्यान से। सो यहां एक्चुअली ऐसा हो जाएगा, यू स्टार्ट फ्रॉम, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग दिस यू स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट टर्म। देखिए तो आप लास्ट टर्म से स्टार्ट करो। यहां पे मैं क्या करता हूं, 2 cos की पावर, जैसे एक cos अलग रख लो, क्यूब रखो तो बेटर रहेगा ना, तो हो जाएगा। जैसे cos 4 है, तो यहाँ बस थोड़े मैनिपुलेशन है इसमें, और कुछ नहीं है। जैसे क्या है कि बस ये था cos क्यूब पाई बाई 2n, 4 था, तो एक cos पाई बाई 2n रखो अलग, और इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं है इस टर्म का, क्योंकि अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी लिखूंगा तो ये cos 0 1 हो जाएगी, तो उसको हटा सकते हैं भी। देखो अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इन सारे cos को ना मैं साइन में ला सकता हूँ। कैसे? 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा बन जाएगा। कैसे आएगा? ये cos क्यूब है, इसको मैं sin क्यूब से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो क्या बनेगा देख लो। तो जैसे मैं जैसे एक एक्सपेरिमेंट करता हूं यहाँ पे, सो cos क्यूब पाई बाई 2 की पावर n, साइन क्यूब पाई बाई 2 की पावर n, ये मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, और n टेंस टू इंफिनिटी पे ये जो आपका साइन वाला, तो n टेंस टू इंफिनिटी साइन 0 0 हो जाएगा। ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो ये ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अभी मैं रफ में काम कर रहा हूं, ये रफ चल रहा है मेरा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां मुझे 2 क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ, ताकि इजीली दिख जाए। तो ये साइन में 2 टाइम पाई बाई 2 की पावर n, और बाहर 1 बाई 2 का क्यूब है, तो ये आप ये समझ लो 2 क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और 2 की जरूरत है ना मुझे इसलिए, ताकि ये तीनों मिलकर फॉर्मूला बना दे 2 sin थीटा cos थीटा। तो ये क्यूब में, और ये ब्रेक करके क्या बनेगा, ब्रेक करके ये बनेगा पाई अपॉन 2 की पावर n माइनस 1, ये बनेगा ना। और ध्यान से देखो ये चीज पहले से यहां अवेलेबल है, मतलब इसका जो पेयर चाहिए मुझे वो पहले से अवेलेबल है, तो ये वाले मिलके ये बना दिया, फिर ये और मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, तो ये प्रोसेस रिपीटेडली होता चला जाएगा। समझो क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इसके साथ मैंने साइन मल्टीप्लाई किया, तो साइन ऑफ दिस एंगल बन जाएगा, फिर इसका साइन एंगल इसके बन जाएगा, इसके बन जाएगा, इसके बन जाएगा, तो इस तरह से यहां तक चीजें आ जाएंगी, और वहां रहेगा हमारे पास जो मैंने शुरू में मल्टीप्लाई किया। तो ये तो चलो फाइनाइट क्वांटिटी आ जाएगी, और वो आपका आ जाएगा जो शुरू में आपने मल्टीप्लाई किया साइन क्यूब पाई बाई 2n, और डिनोमिनेटर में पता क्या चल रहा होगा, ये 2 क्यूब, यहां भी तो 2 की जरूरत पड़ेगी फिर से, तो 2 क्यूब तो एंड में क्या होगा, वहां बनेगा, मतलब देखो अब एंड में क्या बनेगा, यहाँ पे साइन रहेगा, ये वाला टर्म रहेगा न्यूमरेटर में ये रहेगा, और ये जो 8 है ना, ये 2 क्यूब, ये हर बार चाहिए होगा ना मुझे मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हर बार मल्टीप्लाई डिवाइड करता रहूंगा। तो 2 की पावर 2n ऊपर बन जाएगी, और नीचे ये, हाँ, तो 0 इंटू इनफिनिटी का फॉर्म बनेगा, जो कि इजी हो गया। ओके फाइन, तो अब इजी हो गया। सो सिंपली क्या है, अब तुम लोग डिसाइड करो समझ आया नहीं आया। देखो तो मुझे तो समझ आ गया, तो अब मैं क्या करूंगा इसको, मतलब ये
रिड्यूस, ये इसमें रिड्यूस होगा, ये इसमें रिड्यूस होगा, एट द एंड यहां तक आ जाएगी चीजें, साइन में ये बन के आ जाएगा। और साथ में जो कोएफिशिएंट नहीं है ना, वो कोएफिशिएंट यहाँ 2 की पावर 3n बनाएगा, और साथ में साइन की पावर n पाई बाई साइन की पावर क्यूब पाई बाई 2n है। तो ये है इन्फिनिटी और ये है 0। तो अभी 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म है, इसको नीचे लाके तुम 1 बना दोगे तो काम हो जाएगा। अभी समझ आया कि नहीं आया? देखो इनका डाउट था तो मैं करके दिखाऊं भी, और कर ही देता हूं, 2-3 स्टेप बचे हैं। सो तो यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं, अभी इसको मैं हाइड करता हूं। देखो तो ये कॉस, चलो एक नया स्टेप लिख के दिखा देता हूँ। देखो तो इसको मैं ऐसा लिखना चाह रहा हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये cos पाई बाई 4 तो यहाँ ऐसे ही है, रहने दो इसको, और एक लास्ट वाले टर्म को यहाँ ले आओ क्योंकि ये हमें कोई नुकसान नहीं करेगा। एक तो ये यहाँ लिख दिया मैंने, और लास्ट वाला जो टर्म है इसको यहाँ लिख दिया। ओके, अब समझो बाकी एज इट इज है। तो बाकी जो है यहाँ पे जैसे है 1 अपॉन, अभी ये चल रहा है cos क्यूब पाई बाई 2 क्यूब, cos क्यूब पाई बाई 2 4, फिर cos क्यूब पाई बाई 2 5 एंड डॉट 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 टिल cos, एक तो ये वाला लिख देता हूं मैं, पाई अपॉन cos क्यूब पाई अपॉन 2 की पावर माइनस 1 एंड ये जो लास्ट टर्म है cos क्यूब पाई बाई 2n। तो मैं अभी क्या कह रहा था मल्टीप्लाई करने को, देखो मैं ये कह रहा था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, और छोटा नहीं कर सकता मैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां एक साइन क्यूब पाई बाई 2n रखो, साइन क्यूब पाई बाई 2n, क्या बनेगा ये बताओ मुझे। तो देखो ये बनेगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये cos पाई 4 रहने दो, ऐसे हटा सकते हो इसको अगर हटाना चाहो तो। इसकी लिमिट 1/√2 है, ये तो 1/√2 ही है, और इसकी 0 1 हो जाएगी, है ना, पाई बाई 2 की पावर इंफिनिटी cos 0 1 तो 1 हो जाएगा। तो ये 1/√2 लिख दो, इसको हटाओ, ये इसको 1/√2 लिख दिया मैंने, हटा दिया। अब यहाँ देखो मैं ये कह रहा हूं कि इसको तुम मल्टीप्लाई करो साइन क्यूब पाई बाई 2n से, मल्टीप्लाई किया तो इसको भी मल्टीप्लाई करोगे साइन क्यूब पाई बाई 2n से, तो cos क्यूब 1/√2 कैसे आया सर? मतलब पाई बाई 2n, ये कितना होता है सर वो तो 1/2 है, √2 होगा। हाँ वही है लेकिन वो, उसके बीच में ये तो 1 हो गया ना, कैसे? n क्या है आपका, ओ अच्छा अच्छा, टेंड्स टू इंफिनिटी। तो इंफिनिटी रख दिया हमने, उसमें हटा दिया उसको रख के। सो मैं कह रहा हूँ साइन क्यूब पाई बाई 2n, साइन क्यूब पाई बाई 2n, तो cos क्यूब इंटू साइन क्यूब पाई बाई 2n कितना आया था, तुम ही बताओ भाई क्या आया था। फिर से रफ वर्क करता हूं मैं, cos क्यूब पाई बाई 2n इंटू साइन क्यूब पाई बाई 2n, 2 की पावर, इसको क्या लिखूं मैं एंड में, सर 1/8 sin 2 थीटा है ना, हाँ ओके। तो 1/8 तो साइन 2 इंटू पाई बाई 2n, तो जो कि पाई बाई 2 की पावर n माइनस 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 चूंकि यहाँ डिनोमिनेटर में ये टर्म होगा तो 8 ऊपर चला जाएगा। देखो तो मैं ये चीज ऐड कर रहा हूं, व्हाट आई एम सेइंग यहाँ, हाँ जी ठीक है, ये तो ये यहां मल्टीप्लाई किया, यही चीज यहां मल्टीप्लाई करूंगा, क्या होगा, sin 2 थीटा अपॉन 8 का होल पावर क्यूब होगा ना। 8 क्यों हुआ, 8 2 ही तो था वो। अच्छा जो आप कहना चाह रहे हो यहाँ क्यूब छोटा है, ये 8 2 का क्यूब ही तो है। हाँ सर बस वही बोल रहे थे, ऊपर क्यूब छोटा है। हाँ है ना, ठीक है, ये वही तो है। तो वही देखो अभी यहाँ ये मल्टीप्लाई किया, सेम यहाँ करूंगा तो मैं रिड्यूस कर देता हूँ डायरेक्टली, मैं शॉर्ट मतलब वो कर रहा हूँ, तो इसको मैं लिख देता हूँ। अब ये हो गया, ये हो जाएगा यहाँ पे
साइन क्यूब पाई अपॉन 2 की पावर n माइनस 1, और ये 8 यहाँ आ गया, ये जो 8 था ना 2 क्यूब, बेटर है आप 2 क्यूब लिखो इसको, 2 क्यूब यहाँ आ गया, ठीक। अब फिर से सेम प्रोसेस, यू रिपीट सेम प्रोसेस। अब ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, cos क्यूब पाई बाई 2 की पावर n माइनस 2 अपॉन 8, तो 8 ऊपर जाएगा 2 की पावर क्यूब, तो 2 की पावर 3 इंटू 2 हो जाएगी। एंड ये प्रोसेस चलता रहेगा, कहां तक, यहां तक आने तक, है ना। यही बाद में यहाँ साइन बन जाएगा, तो ये साइन क्यूब पाई बाई 2 3 हो जाएगा। क्या बनेगा एंड में, बताओ, सीधा सीधा बताओ मुझे, फाइनल क्या आएगा। देखो मैं बता देता हूं फाइनल क्या आएगा। तो 2 की पावर 3 इंटू में, सो ये देखना क्या आएगा, यहाँ तो साइन क्यूब तो रहेगा पाई बाई 2n, अब ये रिड्यूस होता चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ये यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ आएगा, तो एंड में यहाँ बचेगा cos क्यूब पाई बाई 2 की पावर 3, और यहाँ बचेगा साइन क्यूब पाई बाई 2 की पावर 3। ये प्रोसेस रिपीट होगा। देखो ये फिर से क्या बनेगा, ये बन जाता साइन क्यूब पाई अपॉन 2 की पावर n माइनस 2, और यहाँ डॉट 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 में ऑलरेडी cos है, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और जितनी बार मल्टीप्लाई उतना 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई हुए जा रहा है, तो हर बार 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा ये आपको डिसाइड करना है। कि देखो जब यहाँ पे 2 की पावर n माइनस 1 है ना, तो एक आया क्यों, क्योंकि 2 की पावर n था। तो बोलो 2 की पावर क्या बनेगी, 3 4 5 6 7 n तक गया है, तो 2 की पावर 3 मुझे कितनी बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, n माइनस 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे 3 को लिख सकता हूं n माइनस 3 प्लस 3, n माइनस n माइनस 3, है ना, n माइनस n माइनस 3, ओके। सो 3 टाइम n माइनस 3 ये बनेगा, ठीक है, ओके। ऐसा कुछ आएगा रफली, अब तुम एक एक करके वो इंडक्शन से देख लो। तो ये फाइनली रिड्यूस होके आ गया। अब इसको कर लो ब्रेक। तो यहाँ से आपके पास आई लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये 2 की पावर n माइनस 3 रखा हूँ क्योंकि यहाँ 2 क्यूब है ना, जब n माइनस 1 है तो वो बना हुआ है। अब एक बार फिर से सेम प्रोसेस, ये क्या बनाएगा, ये दोनों मिलके क्या बनाएगा बताओ भाई, 1/√2 एज इट इज, 2 की पावर 3 इंटू n माइनस 3 है, ये साइन क्यूब पाई बाई 2n है। अब ये मिलके बनाएगा साइन पाई अपॉन 2 स्क्वायर 4, और इसके बदले में 2 की पावर 3 एक और आएगा, क्योंकि यहाँ 2 की कमी है ना, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये हो गया। सो अब क्या हुआ, ये तो ये और ये कट गया, चलो। सो अब फाइनली आपका क्वेश्चन रिड्यूस हो गया यहाँ तक। सो द क्वेश्चन रिड्यूसेस टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, 2 की पावर n माइनस 2 हो गया, 3 टाइम n माइनस 2 हो गया, और इनटू में है साइन क्यूब पाई बाई 2n। तो एक काम करो, पाई बाई 2n के होल क्यूब से डिवाइड कर दो, तो बैलेंस करने के लिए पाई बाई 2n के होल क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी पर्टिकुलर इस टर्म की, ये तो 1 हो गई गायब। तो अब जो बचा उसका देख लो। तो अब बचा आपके पास लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 2 की पावर 3n इनटू, मतलब अलग अलग करना चाहिए, अलग अलग कर लो। तो ये बचा हुआ है n माइनस 2, और अपॉन में 2 की पावर n होल क्यूब, मतलब 2 की पावर 3n, और पाई का क्यूब उधर है, यह है 2 की पावर 3n। बताओ ये कितना आया एट द एंड, तो 3n 3n कट जाएगा, तो ये बचेगा पाई क्यूब अपॉन, यहां से कितना बचेगा 2 की पावर माइनस 6, क्योंकि 3n 3n तो कट जाएगा, 2 की पावर 3n इंटू 2 की पावर माइनस 6, तो माइनस 6 यहाँ आ जाएगा, तो 2 की पावर 6, तो मतलब ये हो गया पाई बाई 4 की पावर 3। देख लो, हाँ ये फाइनली आंसर है आपका। अब ये कैलकुलेट कर लो डेसिमल उसमें कैलकुलेटर से, तो ये इसका आंसर है।
मतलब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, मतलब उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है बीच में, तो इसको रिड्यूस भी कर सकते हो। चूंकि मैं है ना फर्स्ट टाइम कर रहा था तो इतना सोचना पड़ा, अब आपके पास आइडिया तो उसको रिड्यूस कर सकते हो, लिखने में आसानी से कर सकते हो। ये आंसर आएगा देख लो। तो शुरू में ही तुम इसको ब्रेक कर सकते हो। अब पहले कॉस में ले आओ, फिर साइन से मल्टीप्लाई करके रिड्यूस करते जाओ। अच्छा मैंने टर्म बाई टर्म किए है ना, तो वो एक साथ प्रोडक्ट में भी हो जाएगा। देखो वो काम सीधा यहाँ हो जाएगा, मैंने खोला है ना, तो बिना ओपन किए भी हो जाता। अब वही काम तुम यहाँ कर सकते हो। देखो जो सेम प्रोसेस है, इसको मत ओपन करो प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट ओपन ही तो किया मैंने, अब यहीं पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो साइन से, अब बाद में खुद ही वो टर्म कैंसिल होके वो आ जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें करके देख सकते हो तुम। एनीवे यही है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, tan को समहाउ cos में लाया, cos से फिर sin बना बना के इस तरह से कुछ। तो ये एक अप्रोच है, यही सही अप्रोच है, यही एक अप्रोच है। देयर आर मेनी डिफरेंट अप्रोच हो सकता है, जो आप खुद अपने तरीके से सोचोगे तो आपको उस तरह से हो सकता है। मैं cos में ला के फिर इतना कुछ किया, ये है। ओके आई थिंक तो अभी कितना टाइम हुआ है, 7:30 हो गया ना। तो इसमें देखो कैलकुलेशन कहीं मैंने गलत नहीं किया हो, तो उसमें क्या 0.95 दे रखा है ना कुछ। हाँ तो इसमें वो 2 का अगर एक भी 2 मिस हो जाएगा तो डबल हो जाएगा। यहाँ ना ये हमने गेस किए हैं, है ना, तो यहाँ आप एग्जैक्ट देखो कितनी बार आएगा। ये जैसे यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे वो केयरफुल रहने की जरूरत है। यहाँ पे देखो, ये तो मैंने यहाँ पे किया ना, यहाँ जो मैं लिख रहा था कि 3 की पावर क्या बचेगी, मतलब ये 2 की पावर में क्या आएगी, तो यहाँ आपको ठीक से काउंट करना पड़ेगा। अगर एक एक्स्ट्रा भी आ गया तो इनटू में नंबर वो हो जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, आंसर मिल जाएगा। देखो क्या है, तो मतलब मेथड तो करेक्ट, अप्रोच करेक्ट है, ये बस कैलकुलेशन का आपको देखना पड़ेगा कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है ना। जैसे cos 1/4 यूज किया ओके था, ये तो कट गया यहाँ से। sin π/4 ये होता है 1/√2, ये तो इससे कट गया। अब यहाँ पे नंबर का कैलकुलेशन है। अच्छा हमारा आंसर क्या है, π/4 की पावर 3। अगर मान लो आता है तुम्हारे पास क्या, इंटू 2 करने पे आंसर सही आएगा। 48 का डबल क्या होगा, 0.96 होगा। हाँ तो वो जो लोअर लिमिट है, जो आप 95 देख रहे हो ना, वो लोअर लिमिट 0.95 to 0.97 ऐसा कुछ रेंज होगा। तो मे भी हो सकता है इसका जो कहीं पे कैलकुलेशन में इंटू 2 भी आ जाएगा, हो सकता है ऐसा, तब जाके ये मैच, मतलब जो आंसर आपको दे रखा है मैच कर जाएगा। लेकिन आपको ये 2 कहाँ से आएगा, है ना, जैसे यहाँ पे 3 की पावर 3 माइनस है ना, ये 6 आया, तो अगर ये 5 आ जाए या उस तरह से कुछ बनेगा। तो ये यहाँ पे मेनली इस नंबर का वो है कि 2 की पावर क्या 3 × n-3 ही होगी। ये तो मैं इसलिए यहाँ सोच रहा था क्योंकि ये 2 की पावर यहाँ n-1 है, तो यहाँ 2 की पावर क्यूब 1 है। अभी जब इसको हटाएंगे तो एक और आएगा, 3 × 2 होगा, तो वहाँ n-2 बन जाएगा। तो इस बेसिस में मैं सोच रहा था जनरलाइज करके कि यहाँ पे जब 2 की पावर 3 तक पहुँचेंगे तो 2 की पावर 3 इज नथिंग बट n-3, यही ना। तो ये 3 है, जैसे यहाँ पे था 2 की पावर n-1, तो ये -1 यहाँ 3 × 1 है। तो मैं इस बेसिस पे जनरलाइज कर रहा हूँ कि यहाँ क्या बनेगा। तो ये n-cos क्यू sin क्यू है। तो जब यहाँ पे ये चीज़ बन रही है तो उस पैटर्न पे ऐसा बनना चाहिए कि दिस क्यूब इज नथिंग बट n-3, तो 3 के कोएफिशिएंट में n-3 होना चाहिए, ठीक है। तो ये n-3 से लिखा मैंने, और फिर हमने यहाँ पे फिर एक 2 क्यूब और आया यहाँ से, तो एक ऐड हो जाएगा, तो 2 की पावर n-2 हो जाएगा। हाँ तो -2 हो गया जैसे। अब फिर ये साइन क्यूब अपॉन में हमने π/2n का क्यूब वो कर दिया, तो 1 हो गया π/2n का क्यूब। अब इसको साथ में मैच किए, तो 3 की पावर ये था π³ बाई दिस,
अब इसको ब्रेक करेंगे 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर -6। तो ये 2 देखना पड़ेगा, कहीं 2 आएगा क्या कहीं पे, ये देखना पड़ेगा। अदरवाइज आंसर ठीक है, अदरवाइज है ना, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हो। तो ये आंसर जो है ये ठीक है, यहाँ पे देखना पड़ेगा 2 कहीं आएगा क्या, नहीं तो फिर आंसर ठीक है। मतलब अप्रोच तो ठीक है, ये नंबर्स का है, तो आंसर वैसे तो मुझे लग रहा है पाई बाई ये होना चाहिए, 0.48 आ रहा है तो वही होगा। या तो मे भी 2 अगर कहीं मिस हुआ होगा, तो कहीं शुरू में 2 तो नहीं था, क्वेश्चन तो इतना ही से था, स्टार्ट हुआ था। ओके 1 मिनट। तो यहाँ पे जो हम एक कॉस को अलग किए थे, हाँ एक कॉस रह गया था ना, बाकी कट गया था। और तो कुछ था नहीं। ठीक है, अप्रोच तो यही है। अब थोड़ा सा यहाँ पे नंबरिंग करके देखना पड़ेगा, इन फिक्स करके कि 1 2 इधर उधर हो सकता है, वो कैलकुलेशन में देखना पड़ेगा। अदरवाइज फाइन, मेथड यही है। आंसर मेरे हिसाब से वही आएगा जो 0.48 है, अभी वही आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो अभी अब बाकी जिनके क्वेश्चंस रह गए वो लोग कल पूछिए, ठीक है ना। अब जिनके रह गए वो तो जिनके अभी क्वेश्चन रहेगा ना, तो आप जो कल फिर डाउट क्लास होगी 6 to 7 उसमें पूछिए। अभी 7 to 9 हम लोग मॉक टेस्ट 6 का डिस्कशन करते हैं 7 to 9 में, और 9 to 11 में गेट का बैच है। गेट में 2022 2023 गेट के पेपर में कुछ डाउट रह गया तो वो पहले डिस्कस कर सकते हैं, उसके बाद हम फिर बाकी देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है। अभी हम लोग मॉक टेस्ट जी मेरे क्वेश्चंस में से देखिए, लास्ट में मैंने सेट किए और दोनों को क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके भेज दिए ग्रुप में। अच्छा, और वो लास्ट में मेरा क्वेश्चन है। हाँ हाँ, क्या करना है? पर वो क्वेश्चन क्या, वो किसी ने लिखा है कि क्वेश्चन गलत है, मतलब हो सकता है वो टाइपिंग मिस्टेक या उस तरह हो सकता है, उसमें क्या है। पर दूसरों से देख के पता नहीं, आप बताइए ना क्वेश्चन में क्या है। अब वो तो सॉल्व करने पे समझ आएगा ना। ये कौन 54 नंबर क्वेश्चन? सफिशिएंट यू क्या है? यू इसने ही लिखा ना। अच्छा, आपका डाउट क्या है? क्वेश्चन आपका डाउट क्या है इस क्वेश्चन में? सर क्वेश्चन में डाउट है कि ये जो tx है, मतलब समेशन ऑफ x i स्क्वायर इज सफिशिएंट फॉर थीटा। तो सर मतलब सर ये इसका तो मीन और वेरिएंस दोनों सेम है, तो समेशन ऑफ x i माइनस म्यू थीटा बाय थीटा उसका होल स्क्वायर होगा। तो ये समेशन ऑफ x i स्क्वायर तो मतलब कैसे सफिशिएंट हो सकता है? दिमाग में क्यों नहीं लगाते आप? लाइक्लीहुड फंक्शन या हवाबाजी में जो बात कर रहे हो, मुझे आप समझा रहे हो जो चीजें, वो चीज लिख के आप क्यों नहीं देखते? सर मैंने लिखा था, मतलब वो तो xi माइनस थीटा उसका होल स्क्वायर हो रहा है ना, तो उसको a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन नहीं करना आता आपको? अच्छा हाँ। सब कब सीखोगे? एमएससी कर लिए, कब सीखोगे ये सब? हैं इतने सारे क्वेश्चन आपने किए होंगे, ये सब जैम वाले क्वेश्चन बच्चों वाले हैं, फिर भी आप ये सब यहाँ अटक रहे हो। ये सब नहीं सर, इसमें सर एक प्रॉब्लम है कि इसमें सर देखिए, इसमें जो 2 थीटा समेशन ऑफ xi है और मतलब यहाँ पर तो थीटा ही तो थीटा है, मतलब क्या मैं बोलना चाहता हूँ समझ लीजिए, g थीटा t hx। हाँ, तो ये जो t है, तो ये t तो सर मतलब समेशन ऑफ xi को भी डिनोट कर रहा है, समेशन ऑफ xi स्क्वायर को भी डिनोट कर रहा है ना। कहाँ xi को डिनोट कर रहा है? मतलब समेशन ऑफ xi स्क्वायर माइनस 2 थीटा समेशन xi प्लस थीटा स्क्वायर। अब देखिए g थीटा t जो हो रहा है वो तो समेशन ऑफ xi स्क्वायर को भी, अरे फैक्टराइजेशन थ्योरम आपने पढ़ा है? हाँ उसमें ही सब मैं बोल रही हूँ। तो लगा के देखो ना, कि अभी मैं सॉल्व करूंगा फिर आप कहोगे हाँ हाँ हो गया। ऐसा लिख के आप देखते नहीं हो, आप क्वेश्चन पढ़ के आपको लगता है आप लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो सिंपली,
फैक्टराइजेशन थ्योरम देखो क्या होता है, उससे फिट करने की कोशिश करो, उससे आंसर जो भी आएगा इसमें आंसर हो ना हो, एटलीस्ट एक आपको इतना कॉन्फिडेंट, इतने साल आपने बीएससी करे, एमएससी करे, जैम गेट सब किया और आप एक सफिशिएंसी में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना कि एक छोटा सा नॉर्मल थीटा थीटा वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, जबकि ऐसे कई सारे क्वेश्चन जैम में ऑलरेडी आ चुके हैं। इवन ये क्वेश्चन जैम में आया हुआ है, अब जाके देखो पेपर, नॉर्मल एमएल ही था वो। अरे ये भी कंप्लीट सफिशिएंट का भी क्वेश्चन आ चुका है जैम में ऑलरेडी, अभी आपको पेपर में मिलेगा, या तो पहले आ चुकी वो जो, तो जैम खत्म हो गया कहीं ना कहीं, जहाँ तक मुझे दिखा ही था नॉर्मल थीटा थीटा वाला, ये वीकर वैद्य में एग्जांपल है इसका, अब जाके देखिए कंप्लीटनेस वाले टॉपिक में ये एग्जांपल है वीकर वैद्य का नॉर्मल थीटा थीटा। कंप्लीटनेस और सफिशिएंसी तो अलग है ना। मेरा कहने का था आपको सफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट क्यों क्लियर नहीं है अभी तक इतना पढ़ने के बाद भी, मतलब ये तो पता है सब मैथ बेकार है, क्योंकि आप बस क्लास अटेंड करते हो, आता आपको समझ में है नहीं, क्योंकि ये तो बेसिक क्वेश्चन है, कोई जैम वाला बच्चा करके बता देगा, अरे क्वेश्चन गलत सही जो भी हो, लेकिन एटलीस्ट आपको ये तो क्लियर हो ना कि आंसर क्या है, आप सफिशिएंट तो निकाल पाओगे ना, नॉर्मल थीटा थीटा में सफिशिएंट निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे आप मुझे बता सकते हो कि नॉर्मल थीटा कॉमा थीटा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या होगा, ऑप्शन छोड़ दो जो भी है, क्या आप मुझे इतना बता सकते हो? ये तो कोई एग्जाम का बच्चा बता देगा नॉर्मल, जिसको पता है कि फैक्टराइजेशन थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं। अब तो कब सीखोगे, अब एग्जाम आ गया, आपका नेट का एग्जाम हो गया, गेट का आने वाला है, इसमें तो डाउट नहीं होने चाहिए। देखो आप इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये सब तो आने चाहिए, ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें, और मेन क्या वही क्वेश्चन जो मैं ऑलरेडी कई बार करा चुका हूं, आपको वहां पे डाउट आता है, ये दिक्कत है। उन क्वेश्चन में डाउट तो आना ही चाहिए। 1/√2 पाई सिग्मा e की पावर -12 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। अब इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो क्या होगा, 1/√2 पाई इसकी पावर n, 1/थीटा इसकी पावर n, ये हो जाएगा माइनस समेशन xi माइनस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन थीटा, और यहाँ 1/2 है तो 2 को थीटा इधर ले आओ, तो यहां से जो है xi माइनस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ब्रेक करो, क्या दिक्कत है यहाँ पे, आप इसको लिखोगे सफिशिएंट एस्टिमेटर तो निकालना आना चाहिए अभी तक। सो e की पावर -1/2 थीटा, इसको ब्रेक कीजिए, a माइनस b का होल स्क्वायर आता है आपको, इसको ब्रेक कीजिए a माइनस b का होल स्क्वायर पे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहां से क्या आएगा, समेशन खोलिए इसका, तो यहाँ आएगा e की पावर -1/2 थीटा समेशन xi स्क्वायर e की पावर -n थीटा स्क्वायर अपॉन 2 थीटा। अब ये माइनस प्लस हो गया, तो 2 थीटा कैंसिल हो गया, तो यहां से आएगा e की माइनस प्लस हो गया, 2 थीटा कैंसिल हो गया, समेशन xi। अब मुझे बताइए आप फैक्टराइजेशन थ्योरम अगर आपको आता है ठीक से तो उस पे फिट कीजिए आप, 5% हो जाएगा सर मैंने, तो हद है, मतलब इतना नहीं करना है क्या, आप क्या बात, दोबारा एडमिशन ले लो बीएससी में या दोबारा 10 से स्टार्ट करो आप, मैं सच बता रहा हूँ, नहीं तो लिखना शुरू करो, ये सब चीजें सॉल्व करना, हवाबाजी नहीं कि अब बस देखे क्वेश्चन लगा दिमाग में कर रहे हैं, नहीं होगा सर से पूछ लेते हैं, तो कितने क्वेश्चन पूछोगे मुझसे आप, एक ही क्वेश्चन आप 50 बार पूछ रहे हो एक ही कॉन्सेप्ट पे, तो ये तो दिखा रहा है कि आप सीख नहीं रहे हो, एक्चुअली सेम क्वेश्चन आप 50 बार पूछ रहे हो, तो आपको लिख के सॉल्व करना चाहिए। ये सब बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, नॉर्मल थीटा थीटा वाला तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना ये तो। अब यहाँ दिख रहा है कि समेशन xi स्क्वायर सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा, बाकी कहाँ समेशन xi आ रहा है, यहाँ xi अकेला है, यहाँ थीटा से इसको कोई मतलब ही नहीं है, इसमें यहाँ थीटा है तो समेशन xi नहीं है, तो थीटा और xi सिर्फ यहीं पे है, तो समेशन xi स्क्वायर सफिशिएंट एस्टिमेटर है। ये सब तो आने चाहिए ना, तो बहुत बेसिक सा, किसी बुक में एक एग्जाम्पल होता है ये बेसिक्स, तो देखो सीखने के लिए आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्यूशन बिना ढूंढे
खुद से करना पड़ेगा, फिर आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। तो क्वेश्चन बुक का एग्जाम्पल ही उठाओ, खुद से सॉल्व करो बिना सॉल्यूशन देके, फिर आप मैच करो, तो आपको इतना तो एक्यूरेट होगा इस डिस्ट्रीब्यूशन का ये सफिशिएंट है, इसका ये सफिशिएंट है। इन सब में फंसने की जरूरत नहीं है, ये सब क्वेश्चन आपको नहीं फंसना चाहिए इन सब क्वेश्चंस में। ये ठीक है, कोई नहीं, आप ट्राई करें, फिर आप खुद से सॉल्व कीजिए सॉल्यूशन, लेकिन खुद से सॉल्व करके ये सब नहीं फंसना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास क्या 5 मिनट का ब्रेक ले लो और फिर हम लोग अभी मॉक टेस्ट 6 का सॉल्यूशन डिस्कशन करेंगे, ठीक है।